गुड मॉर्निंग गाइस। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 3 का चैप्टर 7 कंप्लीट किया था एंड टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर 8 ऑफ आर यूनिट 3। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद आज ही हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, रिमेंबर दिस। और लास्ट टाइम के अगर कोई डाउट्स है सो यू कैन आस्क मी और एल्स विल स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सो इन बिटवीन भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं यू कैन आस्क। अगर फिलहाल कोई डाउट्स नहीं है सो वी कैन कंटिन्यू विद आवर सेशन। इज देयर एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू लास्ट लेक्चर? एनीवन से यस और नो? डाउट्स गाइस? यस और नो? सर अभी तक तो नहीं है। हाँ, तो उसके लिए पढ़ना भी चालू करना पड़ेगा ना अभी तक तो। हाँ सर। हाँ ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 8 जो है इट टॉक्स अबाउट रिसोर्स एलोकेशन। नाउ अभी जो भी ज्वाइन हुए, रिसोर्स एलोकेशन चैप्टर बाकी है ना हम लोगों का कि कंप्लीट हुआ था? रोहित? नहीं सर। यस सर। बाकी है ना, ठीक है। ये सर। ओके ओके ठीक है। सो देखो, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज मतलब क्या क्या रिसोर्सेज रहेंगे? ह्यूमन रिसोर्स रहेगा, फिजिकल एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। ओके, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है डेवलपर, टेस्टर। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज थी। हाँ हाँ सुनो, तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या रहेंगे हम लोग के? डेवलपर, टेस्टर, डिज़ाइनर्स, ये सब आएंगे। हार्डवेयर रिसोर्स आएगा ऑफ कोर्स, यस। हार्डवेयर रिसोर्स के अंदर हम लोग के कंप्यूटर, लैपटॉप, राउटर, ये वो जो भी हम लोगों को डेवलपमेंट के लिए, एक नेटवर्क सेटअप करने के लिए, इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट के लिए, प्रिंटर सपोज रिक्वायर्ड है एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए, तो ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस आएंगे। अगर मोबाइल भी अगर रिक्वायर्ड है आपको कोई एक एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए, तो वो भी रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्स कंसिडर होगा। स्पेशली हम लोग मोबाइल्स पे, मतलब अगर मैं मोबाइल ऐप डेवलप कर रहा हूँ मेरे कंपनी के लिए, तो हमेशा मैं उसके जो भी सारे आउटपुट्स है, उसके एग्जीक्यूशन के जो रिजल्ट्स है, वो सारे मैं अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे नहीं देखूँगा, बराबर है। सो वो हम लोग कहाँ पे देखेंगे? वो हम लोग देखेंगे ऑन देयर लैपटॉप या कंप्यूटर। नेक्स्ट थिंग अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिसोर्स की बात है। सॉफ्टवेयर रिसोर्स मतलब सपोज कि आप फिलहाल के लिए आप कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ओके, और उस वो आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करके बना रहे हैं, विजुअल स्टूडियो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो गए। टेस्टिंग के लिए सपोज आपको कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो आपके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो गए। सो दिस वे वी रिक्वायर्ड मल्टीपल रिसोर्सेज, दैट्स सेकेंड थिंग। अब इसको छोड़ के हम लोगों को एक्स्ट्रा कोई अगर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जैसे कि अगर मुझे एक ऑफिस रिक्वायर्ड है, ऑफिस स्पेस रिक्वायर्ड है, एसी की ज़रूरत है, या और एक्स वाई जी चीज़ है, जो भी है, वो सारे रिसोर्स एलोकेशन रहेंगे। अब यहाँ पे ये रिसोर्स एलोकेशन चैप्टर का मैं आपको एक बहुत शॉर्ट समरी प्रोवाइड करता हूँ। क्या होगा, हम लोग जब कभी कोई एक प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करते हैं वर्क करना, तो सबसे पहले हम लोगों का ये मेन फोकस रहता है कि जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कितना दिन में बनेगा, उसके लिए कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे। फ़िलहाल अगर मेरा ऑलरेडी कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें मेरे कितने रिसोर्सेज प्री ऑक्यूपाइड है। तो अगर सपोज़ मैं बोल रहा हूँ कि मेरा, हम लोगों का कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो दिसंबर में कंप्लीट होगा, बराबर है, तो ये अक्टूबर मंथ, नवंबर एंड दिसंबर, तो दिसंबर में कंप्लीट होगा, और तब जाके मेरे वो स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो है वो फ्री होंगे। तो वो टाइम पे हम लोगों को देखना है कि आपके रिसोर्स फ्री कब हो रहा है, और नए प्रोजेक्ट के लिए वो रिसोर्सेज आपको कब से मिल रहा है। जो पॉइंट ऑफ टाइम से आपको वो रिसोर्सेज मिल रहा है, तब से फिर हम लोग वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का टाइमिंग स्टार्ट करेंगे, और तब से ही आपका वो आगे का काम स्टार्ट होगा। इट शुड नॉट हैपन कि हम लोगों का वो जो एक स्पेसिफिक टाइम बताया, वो टाइम पे हम लोगों के रिसोर्सेज फ्री नहीं हो रहे, फिर भी हम लोगों ने नए प्रोजेक्ट को कमिट कर दिया है कि मैं आपको 5 महीने में वो प्रोजेक्ट दूंगा। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो ये रहेगा कि आप अगर कोई एक नया प्रोजेक्ट चालू करते हो या उसके लिए आप टाइमलाइन मेंशन करते हो, तो वो टाइमलाइन मेंशन करने के टाइम पे आपको प्रॉपरली वेरीफाई करना रहेगा कि आपके कितने रिसोर्सेज फ़िलहाल के लिए फ्री है, कभी वो फ्री हो रहे हैं अगर नहीं है तो। सेकेंड थिंग, अगर दो प्रोजेक्ट्स अगर आपको साइमल्टेनियसली चलाने हैं, तो आप अपने रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट थिंग कि आपके जो भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं उनको हम लोग 2 शिफ्ट में डाल देंगे,
3 शिफ्ट तो पॉसिबल नहीं होगा डेवलपमेंट में। अगर हाँ कॉल सेंटर टाइप कोई है तो वहाँ पे हम लोग के रिसोर्सेज प्रॉपरली डिवाइड रहेंगे, क्योंकि 8 आवर्स का 3 शिफ्ट हम लोग चला सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, सपोज कि आपका 8 आवर्स का शिफ्ट है, लेकिन कोई एरर बग कुछ भी आ गया, आपका काम आज खत्म नहीं हुआ, तो आपको 2-3 घंटा तो मतलब बैठना ही पड़ेगा। मतलब नॉर्मली आपके जो टाइमिंग्स रहते हैं वो 10 आवर्स टू 11 आवर्स कन्फर्म रहते हैं, भले वो 8 आवर्स 9 आवर्स का ड्यूटी होगा। सो इट मीन्स कि हम लोग 2 शिफ्ट चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ योर लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स एज वेल एज दी अदर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर्स एंड वाईफाई, ये वो जो भी आपने लिया है। तो उससे क्या होगा कि हम लोग 2 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। एक को मॉर्निंग शिफ्ट में डाल दो, एक को इवनिंग शिफ्ट में डाल दो। तो मॉर्निंग के अलग हम लोग के डेवलपर्स आएंगे, इवनिंग के अलग डेवलपर्स आएंगे जो सेकंड कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। सो ये वे में हम लोग का रिसोर्स एलोकेशन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके जो कोई बेसिक टास्क है उसके ऊपर हम लोग के रिसोर्स एलोकेशन लिमिटेड रहेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लोग डालेंगे। ज़्यादातर आपके जो रिसोर्सेज है वो हमेशा डिप्लॉयड रहेंगे ऑन क्रिटिकल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टास्क। जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सॉफ्टवेयर का, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना, उसके ऊपर हम लोग के रिसोर्सेज जो है वो अलोकेटेड रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सो नेक्स्ट हम लोग क्या बता रहे हैं कि रिसोर्स एलोकेशन में आपको सबसे पहले एक्टिविटी का टाइम टेबल बनाना है कि कौन से डेट को कौन सा एक्टिविटी, कौन सा टास्क चालू होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। देन सेम वे वो एक्टिविटी के लिए कौन से रिसोर्सेज आपके कितने टाइम के लिए कहाँ पे रहेंगे वो हम लोग बताएंगे। उसके बाद में ये जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, बराबर है, उसका अक्यूमुलेटिव आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप रिसोर्स देखेंगे तो रिसोर्स क्या क्या रहेगा, एक तो लेबर मतलब हम लोग जो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं वो, इक्विपमेंट्स, वर्क स्टेशन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स जो रिक्वायर्ड है वो, मटेरियल्स जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा वो, स्पेस जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो भी यहाँ पे आएगा। एंड उसके साथ अगर हम लोग गूगल क्लाउड्स है, हम लोग के गूगल ड्राइव है, या फिर गूगल मैप्स है, या और कुछ। क्लाउड सर्विसेज। हेलो, यस। तो उसके जो सर्विसेज है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। ओके, टाइम में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, कितना टाइम बचा हुआ है। अगर टाइम आपके पास कम है और काम अगर ज़्यादा करना है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग क्या बात करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी ट्राई करो आप एक्स्ट्रा स्टाफ को वहाँ पे अपॉइंट करने का, है ना। ये हम लोग टाइम फैक्टर के बेस पे डिफाइन करेंगे। मनी यूज टू बाई द अदर रिसोर्सेज, दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड अ मनी, दैट्स इट। नेचर ऑफ रिसोर्सेज क्या बोला है, रिसोर्स में हम लोग यहाँ पे मेनली बोलेंगे रिसोर्स इज एनी आइटम और अ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। ये उसका डेफिनेशन है। तो जो भी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, लेबर, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, ये सब के बारे में जो भी हम लोगों ने बात किया, उसका पूरा यहाँ पे 5 मार्क का आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। आंसर 5 मार्क्स जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। ओके, रिसोर्स एलोकेशन, आइडेंटिफाई द रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। एक रिसोर्स रिक्वायरमेंट लिस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, और ये जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट लिस्ट क्रिएट करेंगे वहाँ से हम लोग चेक करेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटरचेंजेबल, कहाँ पे। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास वीबी डेवलपर है और उसको जावा या दूसरा डेवलपमेंट नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्विच करेंगे, उसके जगह पे और किसी को लेके आएंगे, है ना। अलोकेट रिसोर्स टाइप्स टू एक्टिविटी, रिसोर्स हिस्टोग्राम बनाएंगे। रिसोर्स हिस्टोग्राम लुक समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि ओके फर्स्ट वीक हम लोग की ये एक्टिविटी है, उसके लिए सपोज मैंने 2 लोगों को वहाँ पे अपॉइंट किया, लेकिन अभी 2 से ज़्यादा लोगों की हम लोग को रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कभी एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत है वो हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत है उसको हम लोग ऐड कर देंगे सेकेंड वीक। थर्ड वीक अगर एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से हम लोग थोड़े लोगों को हटा देंगे। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने ज़्यादा लोग वहाँ पे रखे नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम, काम जो है हम लोग का बहुत ज़्यादा डिले हो गया। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा लोगों को थोड़े टेम्पररी यहाँ पे ऐड कर देंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो रेड लाइन जो आपको विजिबल है दैट इज़ अ थ्रेशोल्ड लाइन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को हम लोगों को अपॉइंट करना पड़ा वो पॉइंट ऑफ टाइम पे। और उसका रीज़न ये है कि हम लोगों के पास टाइम कम है और काम ज़्यादा कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हम लोगों को वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो है वो वहाँ पे डिप्लॉय करने पड़े। ठीक है, ये आ गया।
उसके बाद में रिसोर्स स्मूथिंग आता है। रिसोर्स स्मूथिंग मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोग इतने एक्सपीरियंस लोगों को और वहाँ पे रखेंगे जिससे हम लोगों का काम जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। गेटिंग, मैं स्टार्टिंग से ही वहाँ पे लोगों को स्विच करके रखूँगा, जो मुझे पता हो कि ओके ये लोग इतना, ये एक्टिविटी, ये अगर डिफ़िकल्ट एक्टिविटी है तो उसके हिसाब से मैं वहाँ पे लोगों को अपॉइंट करूँगा, अगर सिंपल एक्टिविटी है तो वो हिसाब से वहाँ पे लोगों को अपॉइंट करूँगा। तो उससे मुझे पता चलेगा कि ओके ये इतने लोग यहाँ पे प्रॉपरली अपॉइंट हो सकते हैं, वो अपना काम बहुत ईजिली वहाँ पे कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोगों का यहाँ पे रिसोर्स स्मूथिंग होगा, सो दैट फ्यूचर में आपका काम डिले होने की वजह से हम लोगों को एक्स्ट्रा स्टाफ यहाँ पे अपॉइंट ना करना पड़े। बिकॉज एक्स्ट्रा स्टाफ अपॉइंट करने का मतलब है कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे से हम लोग लोगों को उठा के यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, और वो अपॉइंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज आपने स्टार्टिंग में वहाँ पे ज़्यादा लोगों को रखा नहीं, है ना, ये उससे की ज़रूरत पड़ी। तो ये रिसोर्स स्मूथिंग वाला पार्ट आ गया। एज यू कैन सी यहाँ पे वो है रिसोर्स क्लैशेस वेयर सेम रिसोर्स नीडेड इन मोर देन वन प्लेस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसको हम लोग रिसोर्स क्लैश बोलेंगे, बराबर है ना। आपने साइमल्टेनियसली दो प्रोजेक्ट चालू कर दिया, अब दोनों जगह पे आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा? रिसोर्स क्लैश होंगे ऑफकोर्स। कैन बी रिजॉल्व बाय, क्या क्या करेंगे? डिलेइंग वन एक्टिविटी, ये हो सकता है ना। टेकिंग एडवांटेज ऑफ फ्लोट चेंज स्टार्ट डेट, मतलब आज के जगह पे मैं 3 दिन के बाद चालू करूँगा और 3 दिन तक मैं कोई दूसरे लोगों को यहाँ पे अपॉइंटेड रखूँगा, ये एक चीज़ हो सकता है। डिलेइंग स्टार्ट ऑफ वन एक्टिविटी अंटिल सेकेंड वाला आपका फिनिश हो सकता है। मूविंग रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन क्रिटिकल, जो टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ से उठा के लोगों को दूसरे साइड पर भेज दो, ये हो सकता है। ब्रिंगिंग एडिशनल रिसोर्स, लेकिन ये क्या होगा? इससे आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। एडिशनल रिसोर्स हम लोग कहाँ से ला सकते हैं? हम लोग और कोई लोकेशन से एक्स्ट्रा डेवलपर या टेस्टर्स हम लोग यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, ये होगा। प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज़, क्या होगा? टोटल फ्लोट प्रायोरिटी, मतलब एक्टिविटीज़ को हम लोग लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस अलॉट कर देंगे कि ओके ये एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस इतना है, ये एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस इतना है, ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सो एज यू कैन सी ऑर्डर्ड लिस्ट प्रायोरिटी, टेक दिस अकाउंट फॉर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी एज वेल एज द फ्लोट। एंड बर्मन्स एक प्रायोरिटी लिस्टिंग है, वो क्या बोल रहा है? शॉर्टेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी, मतलब चालू ही आपको करना है क्रिटिकल एक्टिविटी से, सबसे पहले तो ये पॉइंट है, ये याद रखना। क्रिटिकल एक्टिविटी से चालू करना है, उसमें भी जो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर पहले फोकस करो, अदर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर बाद में फोकस करो। एंड बाद में ये दोनों क्रिटिकल, सारे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ खत्म होने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी पे फोकस करेंगे, उसके बाद उससे बड़े नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी पे फोकस करेंगे, और लास्ट में जो एकदम लास्ट में बचे हुए जो एक्टिविटी है, जो करेंगे तो भी फिलहाल के लिए चलेगा, नहीं करेंगे तो भी हम लोग मेंटेनेंस फेज में भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। रिसोर्स यूसेज, क्या बोला है? नीड टू मैक्सिमाइज परसेंटेज ऑफ रिसोर्स दैट इज रिड्यूस आइडल पीरियड। मैंने आपको क्या बोला? जैसे कि अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे अगर हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? रिसोर्स का आइडल टाइम कम करेंगे, और वो आइडल टाइम कम करने के लिए हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? बेसिकली हम लोग शिफ्ट में लोगों को लेके आएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग। तो क्या होगा? 24/7 आपके सारे रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कोई भी डिले नहीं होगा ना, ये होगा। नीड टू बैलेंस कॉस्ट अगेंस्ट अर्ली कंप्लीशन डेट, मतलब कभी कभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर मेरा कोई एक प्रोजेक्ट डिले हो गया है, उसमें मेरे ज़्यादा रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड हो गया है, मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो कोई दूसरे प्रोजेक्ट को मैं ऑन टाइम या टाइम के पहले ख़त्म करने की ट्राई करूँगा, तो उसमें मेरा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, वो दूसरे मेरे प्रोजेक्ट का जो लॉस हुआ है वो वहाँ पर कवर हो जाएगा, है ना। देन नीड टू अलाउ फॉर कंटिजेंसी। क्रिटिकल पाथ, अब क्रिटिकल पाथ क्या होता है? शेड्यूलिंग रिसोर्सेज कैन क्रिएट न्यू डिपेंडेंसीज बिटवीन द एक्टिविटीज़। क्रिटिकल पाथ क्या बताता है? कौन से एक्टिविटी कौन से दूसरे एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ये क्रिटिकल पाथ बताता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे रिकॉल क्रिटिकल चेन, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि मॉड्यूल ए जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप मॉड्यूल बी और सी स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज both these modules are depends on module A, because that's a critical part, right? And at same point of time B और C जब तक complete नहीं होते तब तक D and E activity हम लोग start नहीं कर सकते हैं। that is the second point. So यहाँ पे exactly same way में आप अगर check करेंगे तो वो same points यहाँ पे भी आपको पता चलेगा। हम लोग क्या बता रहे हैं? इट इज़ बेसिकली हम लोग डिपेंडेंसीज फाइंड करेंगे कि कौन से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मॉड्यूल्स है आपके, जो चालू किए बिना आप दूसरे कोई मॉड्यूल्स चालू नहीं कर सकते, ये पॉइंट आएगा। इट इज़ बेस्ट नॉट टू ऐड डिपेंडेंसीज टू एक्टिविटी नेटवर्क टू रिफ्लेक्ट रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि डिपेंडेंसी मत लगाओ, जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ है ना उसको सबसे पहले ख़त्म करो, तो क्या होगा? आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ एक साथ कर सकते हैं। जब हम लोग डिपेंडेंट एक्टिविटी पे ही फोकस करते हैं तो वो एक्टिविटी जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आपके पास अगर दूसरे रिसोर्स फ्री भी हो गए तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, जितने डिपेंडेंसीज आप एक्टिविटीज़ के बीच में कम लेबल करोगे ना उतना बेटर रहेगा। ओके और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या पॉइंट पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, देखो अमेंड द डेट ऑन शेड्यूल टू रिफ्लेक्ट रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। मतलब हम लोग यहाँ पे कभी कभी क्या करेंगे, अपना जो टाइम टेबल है उसमें चेंजेस कर देंगे, बिकॉज मुझे पता है कि ये एक्टिविटी ये टाइम पे ख़त्म नहीं हो सकता, तो उसका टाइम हम लोग चेंज कर देंगे, है ना, वो आएगा। अलोकेटिंग इंडिविजुअल टू एक्टिविटी, अब उसकी उस पर आपको क्या देखना पड़ेगा, इनिशियल आपका जो रिसोर्स टाइप है वो क्या है, बराबर है। उसके बाद आपको ये देखना है कि एक्चुअल इंडिविजुअल जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं उसके पास उतना एक्सपीरियंस है क्या कि वो सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स पे बहुत इजीली वर्क कर सके। अगर वो फ्रेशर है तो ऑफकोर्स हम लोग वहाँ पे उसको अपॉइंट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, बिकॉज उसको इतना आइडिया नहीं होगा, बराबर है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अवेलेबिलिटी, क्रिटिकलिटी, ये भी देखना पड़ेगा फैक्टर्स कि आप कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं और वो टाइम पे वो अवेलेबल है क्या, वो जो भी XYZ पर्सन है। क्रिटिकलिटी, रिस्क फैक्टर कितना है, आपने उसको प्रॉपरली ट्रेन किया है क्या, वो सर्टन टाइप के एक्टिविटीज़ को ईजिली हैंडल कर पाया, वो है। टीम बिल्डिंग के लिए हम लोग यहाँ पे मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखो ये जो है ना, ये कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, प्योरली हम लोग एक दूसरे से बात करने के टाइम पे जैसे होता है वो है ये। आप देख लो कि ये MBA टाइप के टॉपिक्स हैं, बराबर है कि आप लोगों को अच्छे से हैंडल करो, अवेलेबिलिटी चेक कर लो वो कभी फ्री है, आप ऐसी कमिटमेंट मत कर दो कि हाँ ये वाले डेवलपर्स को हम लोग यहाँ पे ये प्रोजेक्ट पे रख देंगे, बिकॉज अगर वो टाइम पे नहीं आ पाया तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो ये आपके आंसर, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। कॉस्ट का आपका जो शेड्यूल होगा, टाइम टेबल होगा, वो फैक्टर्स पे कैसे फोकस करेंगे, तो वहाँ पे देखो आप कॉस्ट शेड्यूल क्या बता रहा है, स्टाफ कॉस्ट कितना लगेगा हम लोगों को, अगर प्रोजेक्ट अगर डिले होता है तो ओवरहेड्स कितने हो रहे हैं, और उसके साथ में आप जो स्पेस यूज़ करेंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर्स जो आप यूज़ करेंगे, ये सारे पेड वाले रहेंगे, तो उनके यूसेज चार्जेस कितने हैं वो आएगा। देन कॉस्ट प्रोफाइल, स्टार्टिंग में आपके स्टाफ जब तक लिमिटेड है तो देखो आपका जो कॉस्ट है वो कम है, धीरे धीरे जैसे आप नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बढ़ा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, क्रिटिकल फैक्टर्स आते जा रहे हैं, वैसा आपका जो कॉस्ट प्रोफाइल है वो वेरी करते जा रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये कॉस्ट प्रोफाइल क्या बता रहा है। जितने क्रिटिकल एक्टिविटीज़ पे आप फोकस करेंगे उतने क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आपके और बेटर वे में चलते जाएंगे। ओके जितने क्रिटिकल एक्टिविटीज़ पे आप फोकस करेंगे उतना आपका कॉस्ट बढ़ते जाएगा, स्टाफिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा, ओवरहेड बर्डन बढ़ते जाएगा कभी कभी अगर वो डिले हो रहा है एक्टिविटीज़ तो, और अगर वो डिले नहीं हो रहे तो बहुत स्मूथली वर्क करेंगे, तो प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ पे। ओके एक्यूमुलेटिव कॉस्ट, ये तो ऑफकोर्स हमेशा ये एक वे में बढ़ते ही जाएगा। जब से आप प्रोजेक्ट चालू करते हो तब से आपने डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डेवलपमेंट, ये सब पे आपने कितना इन्वेस्ट किया, वो बेसिकली ये एक्यूमुलेटिव कॉस्टिंग फैक्टर आपको बताता है। ओके एंड बैलेंस कंसर्न में हम लोग क्या बात करेंगे, एक्टिविटी प्लानिंग। देखो एक्टिविटी प्लानिंग क्या होता है, मॉड्यूल ए जो है वो बनने के बाद में आप मॉड्यूल बी और सी स्टार्ट कर सकते हो, मॉड्यूल बी बनने के बाद में आप दूसरे, तो डिपेंडेंसी जो बताता है वो एक्टिविटी प्लानिंग होता है कि कौन सा एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कभी आप कौन सा एक्टिविटी चालू करेंगे, कभी आप कौन सा एक्टिविटी बंद करेंगे, ये हम लोगों को यहाँ से पता चलता है। तो वो हम लोग यहाँ से बता रहे हैं कि ओके ये एक्टिविटी इस पे डिपेंड करता है, ये एक्टिविटी इस पे डिपेंड करता है, और कौन सा एक्टिविटी अगर ऑन टाइम कंप्लीट होता है तो अच्छी बात है, अगर ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होता है तो आपका रिस्क असेसमेंट भी हम लोग यहाँ से वेरीफाई करते हैं कि ओके तो रिस्क फैक्टर कितना है उस पर, तो वो रिस्क असेसमेंट के बेस के ऊपर पता चलेगा क्योंकि अभी आपके एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट्स क्या है, कब तक वो कंप्लीट हो सकता है, अगर डिले हुआ तो कितना डिले हो सकता है, और उसके बेस के साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी आपको वो स्पेसिफिक एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज वहाँ पे रखने पड़ेंगे, और वो जो भी आप रिसोर्स रखेंगे उसका आपको ओवरऑल कॉस्टिंग फैक्टर कितना आ रहा है, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोगों के फोकस रहेंगे। और उसके साथ सामने देखेंगे हम लोग कि आपका कॉस्ट कितना इंक्रीज होते जा रहा है। सो ये आपका यूनिट 3 का लास्ट वाला पार्ट था। नाउ विल स्टार्ट विद यूनिट 4। सो लेट मी नो इज देयर एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनिट 3 लास्ट पार्ट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एनीवन, एनी डाउट्स? नाउ विल स्टार्ट विद यूनिट 4। सो यूनिट 4 चैप्टर 9 एज पर योर रेफरेंस बुक, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। नाम पे से पता चल रहा है मॉनिटर करना मतलब आप क्या डेवलप कर रहे हैं, कितना डेवलप कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मॉनिटरिंग करते रहो, कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है उसको हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेंगे।
एंड अगर ओवर डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग अगर कुछ डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं, उसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उसको डायरेक्ट आउटसोर्स कर दो। अगर आउटसोर्स नहीं कर पा रहे हम लोग, तो फिर हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग उसमें चेंजेस कैसे ला सकते हैं, है ना। ये पॉइंट्स पे हम लोग देखेंगे कि अगर मेरे से नहीं हो रहा है ऑन कॉस्ट तो मैं और किसी को दे दूंगा, अगर फिर भी अगर बजट में नहीं बैठ रहा है तो फिर हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे मेनली पिक्चर में आएंगे। सो एज यू कैन सी कंट्रोल साइकिल में क्या होगा, सबसे पहले एक रियल वर्ल्ड हम लोग के पास प्रॉब्लम है ना। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में विल टॉक अबाउट डेटा कलेक्शंस, मतलब वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, एज यू कैन सी कि वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू एनी XYZ सॉफ्टवेयर विच इज़ नॉट जनरेटिंग एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एनी XYZ थिंग। सो वो टाइम पे हम लोग उसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहे हैं उसके रिलेटेड हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन होने के बाद में देखो यहाँ पे क्या बोला है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वी डिसाइड व्हाट वी वांट टू अचीव, है ना, क्या आपको एग्जैक्टली बनाना है वो। मेकिंग डिसीजन प्लान्स, अब ये जो है ये आगे का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे डेटा कलेक्शन आएगा। डेटा कलेक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी गैदर इन्फॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल अबाउट हाउ प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग। इसका मतलब डेटा कलेक्शन होगा कि आपने जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था उसके हिसाब से आपके जो प्रॉब्लम्स है वो ऑन टाइम प्रॉपरली सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय डेटा कलेक्शन। ओके, डेटा कलेक्शन के बाद में हम लोग वो डेटा को प्रोसेस करने देंगे। तो डेटा प्रोसेसिंग अगर आप देखेंगे, वी प्रोसेस प्रोग्रेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इन्फॉर्मेशन, जिससे हम लोग को पता चलेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चलेगा कि हम लोगों का ओवरऑल प्रोजेक्ट का कंडीशन क्या है, कितना प्रोजेक्ट हुआ है, कितना प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, ये आपका डेटा प्रोसेसिंग में आएगा, बराबर है। और उसके बाद हम लोग वापस डिफाइन ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। सो डिफाइन ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे वो क्या बता रहा है, बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वी डिसाइडेड कि हम लोग को ये अचीव करना है। तो डिफाइन ऑब्जेक्टिव से हम लोग को क्या पता चलेगा, डेटा प्रोसेसिंग से हम लोग को पता चला कि भाई इतना प्रोजेक्ट बन चुका है। और डिफाइन ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि ओके इतना हम लोग को ये वाले पॉइंट स्पेसिफिक हम लोग को कंप्लीट करने थे, इतना हम लोग का पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो अभी और कितना प्रोजेक्ट हम लोग का कंप्लीट होना बाकी, कितना परसेंट हुआ है, कितना परसेंट बाकी है, ये पता चलेगा। उसके बेस के ऊपर हम लोग डिसीजंस लेंगे, मेकिंग डिसीजंस एंड प्लान्स कि ओके अभी ये जो प्रोजेक्ट है हम लोग का इतना डिले हो गया। ऐसे देखो, इन लाइट ऑफ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस विद द प्लान वन, हम लोगों को अगर प्लानिंग में कहीं पे चेंजेस की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा स्टाफ कहीं पे रखना है, तो उसके हिसाब से हम लोग एक्स्ट्रा स्टाफ रखेंगे। कहीं पे अगर एक्सपीरियंस स्टाफ को ऐड करने की ज़रूरत है वो हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। दिस में रिक्वायर्ड द मॉडलिंग ऑफ आउटकम ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। एंड लास्ट में अगर आप देखेंगे मॉडलिंग के बाद में लास्ट क्या आ रहा है, डिसीजन, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो भी आपने प्लान किया है वो प्लान को फॉलो करो। ओके, एंड मॉडलिंग में क्या आएगा, पार्ट ऑफ अ प्रोसेस क्रिएटिंग अ प्लान, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करेंगे कि चलो अगर क्रिटिकल एक्टिविटी है तो हम लोग ये वे में उसको कंप्लीट करेंगे, अगर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है तो ये वे में कंप्लीट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वाले पॉइंट्स पे हम लोग के फोकस रहेंगे। So I hope this diagram is very much clear to everyone. Responsibilities, as you can see diagram, हम लोग के पास मल्टीपल टीम्स रहेंगे और सबके टीम लीडर्स हैं यहाँ पे। तो जैसे हम लोग के पास एक डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस वाला टीम है, उनके मल्टीपल टीम मेंबर्स है, और नीचे ऊपर अगर आप देखेंगे टीम लीडर है। वैसे ही प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, कोडिंग वाला एक हम लोगों का टीम है, उसका टीम लीडर है। देन क्वालिटी कंट्रोल मतलब टेस्टिंग वाला हम लोग का टीम है और उसका टीम लीडर है। देन आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसके जो आप प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, यूज़र मैनुअल, ये सब बनाएंगे, उसके हम लोग के टीम मेंबर्स है और उसका टीम लीडर है। और ये सारे जो टीम लीडर्स है वो अपने अपने टीम का जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इन टर्न रिस्पॉन्सिबल टू हैंड ओवर द सेम प्रोग्रेस रिपोर्ट टू स्टीयरिंग कमिटी, दैट इज आवर मेन मैनेजमेंट कमिटी, और समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड ही कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द क्लाइंट टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स, और उसके पास से वो रिप्लाई ले लेगा कि जो भी अभी प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस हो रहा है उसमें उसको कहीं पे चेंजेस की ज़रूरत या चेंजेस का रिक्वायरमेंट है क्या, ये आएगा। ओके, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया असेसिंग द प्रोग्रेस, मतलब आप चेक पॉइंट्स डालेंगे। चेक पॉइंट्स का मतलब क्या है, कंफर्म अगर मुझे लगता है कि मेरा ये वाला जो पार्ट है वो अगर XYZ परसेंटेज तक कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे हम लोग फिर चेक पॉइंट्स रखेंगे। सो वो बताएगा कि आपका प्री डिटरमाइंड टाइम व्हेन प्रोग्रेस इज चेक्ड। तो मैं बताऊंगा कि ओके लास्ट वीक मेरा यहाँ तक का काम खत्म होना था, तो मैं वहाँ पे एक चेक पॉइंट रख दूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि ओके एग्जैक्टली यहाँ तक का काम जो है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है वो लास्ट वीक के कंपैरिजन में। इवेंट ड्रिवन चेक हो सकते हैं। इवेंट ड्रिवन मतलब मैं बोलूँगा कि ओके ये हम लोगों का लास्ट सबमिशन टाइम था, लास्ट सबमिशन के टाइम पे आपने कितना अपना प्रोग्रेस सबमिट किया था, कितना प्रोजेक्ट आपका हुआ था,
वो आपका इवेंट ड्रिवन हो गया. सो इवेंट ड्रिवन चेक टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्टिकुलर इवेंट हैज़ बीन अचीव. जैसे मैं बता रहा हूँ कि ओके आपका स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, दैट इज़ एन इवेंट. प्रोफेसर मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, दैट इज़ एन इवेंट, है ना. टाइम ड्रिवन इवेंट हो सकता है. हर मंथ पे एक चेक पॉइंट हम लोग वहाँ पे रख देंगे, दैट इज़ अ टाइम ड्रिवन इवेंट. देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग क्या बता रहा है, हायर मैनेजमेंट लेवल देन जनरली द लॉन्गर द गैप बिटवीन द चेक पॉइंट्स. तो मतलब क्या होगा कि मैनेजमेंट डिसीजंस जो है वो डिले हो जाएंगे. अगर आपने जो चेक पॉइंट्स रखे हैं ना वो अगर बहुत दूर दूर है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक पॉइंट्स जो रखेंगे जो आपका प्रोग्रेस बताता है. चेक पॉइंट मतलब प्रोग्रेस. जैसे मैं बोलूँगा कि हर वीकली बेस पे मैं एक चेक पॉइंट रखूंगा, अगर वो टाइम ड्रिवन है, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि ओके कन्फर्म ये वीक का काम यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट वीक पे और एक चेक पॉइंट रखा तो वो वीक का काम वहाँ तक हो गया. तो ये चेक पॉइंट से हम लोग को हेल्प मिलता है कि हम लोग वीकली बेस पे एक एक चेक पॉइंट रखते जा रहे हैं. तो मैनेजमेंट को भी मीटिंग्स करने में ईजी पड़ता है कि ओके अगर ये वीक का अगर चेक पॉइंट आ गया मतलब वो वीक के जो भी टास्क थे वो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए, है ना, ये पता चलेगा. उसके बाद में कलेक्टिंग प्रोग्रेस डिटेल्स. प्रोग्रेस डिटेल मतलब आपको अचीवमेंट्स कितना हुआ है, मतलब एग्जैक्टली आपने जो प्लान किया था उसके हिसाब से आपका काम कितना कंप्लीट हुआ है, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो काम कंप्लीट करने में आपका कॉस्टिंग कितना गया है. ये दोनों फैक्टर्स पे हम लोग फोकस रहेंगे. और यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, अ बिग प्रॉब्लम हाउ टू डील विद पार्शियल कंप्लीशन. क्योंकि कभी कभी अगर सब कुछ ऑन टाइम हुआ है, आपने जो एक्सपेक्ट किया था, आपने जो प्लान किया था उसके हिसाब से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपके प्लानिंग के हिसाब से अगर चीज़ें नहीं हुए हैं तो वो टाइम पे हम लोग का अचीवमेंट्स हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, कितना आपको एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वो टाइम कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए, है ना. इट शुड नॉट हैपन कि आपका बहुत एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है जिससे आपको वो प्रोजेक्ट में जो भी थोड़े बहुत बेनिफिट्स या थोड़े बहुत एडवांटेजेस थे या प्रॉफिट हो रहा था वो अभी लॉस में कन्वर्ट हो रहा है. दैट शुड नॉट हैपन. ओके. एंड मोस्ट ऑफ टाइम 99% कंप्लीशन सिंड्रोम होता है. मतलब कि हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट को जब तक 99% ख़त्म नहीं कर सकते तब तक हम लोग उस पर कंटिन्यूस काम चालू रखेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको बहुत बार क्या करना है, सारे प्रोजेक्ट्स आपके 99% कंप्लीट हो, ये पॉसिबल नहीं है. तो वो टाइम पे हम लोग वो कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आप ट्राई करो कि आप प्रोजेक्ट में जो मोस्ट क्रिटिकल और सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क जो है, जो यूज़र को बहुत ज़्यादा हर बार काम में आने वाला है, उसको सबसे पहले ख़त्म करो. वो एक बार ख़त्म हो गया फिर उसके आगे वाले फैक्टर्स पे हम लोग फोकस करेंगे. राइट. तो यहाँ पे पॉसिबल सोल्यूशन क्या बोला है, अ कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट नॉट एक्टिविटीज़. मतलब एग्जैक्टली प्योरली डिफाइन करके रखो कि आपको ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में इतने ही फंक्शंस रिक्वायर्ड है, नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस. ये कंट्रोल प्रोडक्ट हो गया. सब डिवाइड इनटू लॉट ऑफ सब एक्टिविटीज़. बराबर है. तो क्या होगा, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ जब रहेंगे ना तो उसको कंप्लीट करना भी इजी रहेगा ऑन टाइम, और उसको मैनेज या उसको मॉनिटर करना भी इजी रहेगा. जब आपके पास बहुत बड़े एक्टिविटीज़ होते हैं तो उसमें आधे चीज़ें कंप्लीट हुए नहीं हुए उसको ढूंढना, समझना, नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो बेटर कि आप बड़े एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे एक्टिविटी मतलब वीकली बेस के एक्टिविटी पे कन्वर्ट कर दो. अगर आपके 2-3 महीने का एक एक्टिविटी है तो जब तक आपके एक्टिविटीज़ वीकली बेस पे नहीं आते ना तब तक आप समझो कि आपका एक्टिविटीज़ अभी भी सब डिवाइड नहीं हुआ है प्रॉपरली. तो आपको बड़े एक्टिविटी को वीकली बेस पे लेके आना है, और वो वीकली बेस की एक्टिविटी अभी ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं ये मॉनिटर करना, चेक करना, हैंडल करना ईजी हो जाता है. और ये उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया. अब जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसका हम लोग 3 कलर कोडिंग के थ्रू रिपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं, रेड, एम्बर एंड ग्रीन. ग्रीन अगर आपका रिपोर्टिंग जो है उसमें, अगर रिपोर्टिंग में मैं अगर बोल रहा हूँ कि ग्रीन जोन में हम लोग का प्रोजेक्ट या एक्टिविटी, ग्रीन जोन का मतलब है सब कुछ ऑन टाइम ऑन टारगेट चल रहा है, ज़्यादा कुछ हम लोगों को डिले या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा. देन नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा एम्बर. उसका मतलब होता है नॉट ऑन टारगेट बट रिकवर हो सकता है. टारगेट पे नहीं है लेकिन रिकवरेबल है. अब ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना ये है क्या, ध्यान से सुनो. सपोज कि अगर मैंने बोला है कि 6 महीने का आपके पास प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का टाइम है. बाई चांस हम लोग को सबको पता है कि जब हम लोग डेवलपमेंट या कोडिंग करते हैं तो बहुत बार वहाँ पे क्रिटिकल बग्स, एरर्स आ ही सकते हैं, है ना. 100% चांसेस है उसके. तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बफर टाइम दे के रखेंगे. मतलब अगर 6 महीने अगर मेरे पास 6 मंथ्स है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा 2 मंथ्स में वहाँ पे रखूँगा. तो मतलब मैंने बफर टाइम कितना रखा है, 8 मंथ्स का रखा है. मेरे पास एक्चुअल जो टाइम है वो कितना है, 6 मंथ्स का है. बफर टाइम कंसिडर करके 8 मंथ्स है. तो मतलब मैक्सिमम 8 मंथ्स के अंदर तो मुझे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही है. ये मेन पैटर्न हो गया. अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे देखा
कि सपोज़ हम लोग के पास जो प्रोजेक्ट है, ओके, वो प्रोजेक्ट हम लोग वो ट्राई कर रहे हैं कि वो ऑन टाइम ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर वो ऑन टाइम ख़त्म नहीं हो रहा है तो 33% ऑफ टोटल बफर टाइम, मतलब 2 महीना जो मेरे पास टाइम है उसका 33% टाइम यूज़ करके अगर मैं अपना प्रोजेक्ट को ऑन टाइम ख़त्म कर सकता हूँ, मतलब वो ग्रीन जोन में है। ओके, 33% टाइम फ्रॉम योर बफर जोन। अगर 66% टाइम अगर आप अपने बफर जोन का यूज़ करते हो 6 महीने के आगे, जो 2 महीना एक्स्ट्रा हम लोगों ने बफर टाइम रखा है वो 2 महीने का 66%, बराबर है। तो अगर 100 दिन है मेरे पास तो उसमें से 66 डेज यूज़ करके, एक्स्ट्रा यूज़ करके, मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट का टाइम छोड़ के और एक्स्ट्रा 66 डेज यूज़ करके अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को ऑन टाइम ख़त्म कर सकता हूँ तो वो फिर मेरा प्रोजेक्ट वो टाइम पे एम्बर जोन में रहेगा। और रेड जोन का मतलब क्या है कि आपने 99% आपने अपना बफर टाइम यूज़ किया और फिर भी अभी भी गारंटी नहीं है कि प्रोजेक्ट ख़त्म होगा या नहीं होगा, मतलब प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रिकवरेबल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसमें, और ऑन टाइम ख़त्म होने के तो चांस ही नहीं है, क्योंकि आपके पास 6 महीने थे, वो ले लिए, बफर टाइम 2 महीने का था, वो ख़त्म हो गया और अभी भी प्रोजेक्ट ख़त्म होने के कोई चांस नहीं लग रहा है। तो ये आपके रिपोर्टिंग फैक्टर्स रहते हैं, और ये रिपोर्टिंग फैक्टर्स के बेस के ऊपर फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर मेरा प्रोजेक्ट अगर एम्बर या रेड जोन में आ गया है, मतलब बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं, बैकलॉग्स मतलब आपके पास टाइम कम है, केटी बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो हम लोग वो टाइम पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स लेके आएंगे। स्क्रम वाला जो अप्रोच था ना हम लोगों ने पढ़ा था, वो वाला हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेके आएंगे, सो दैट अगर मेरा प्रोजेक्ट एम्बर या रेड जोन में अगर चले गया तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट मैक्सिमम पार्ट तो वो बफर जोन में हम लोग ख़त्म कर पाए, कि कुछ तो हम लोग क्लाइंट को डिलीवर कर पाए, हम लोग के कमिटमेंट्स पूरे रॉन्ग ना जाए। ओके, ये देखेंगे हम लोग। रिव्यू एज नेम सजेस्ट, रिव्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, बराबर है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में या क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे उसके पहले रिव्यू देना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप प्रॉपर रिव्यू अगर नहीं दे सकते ना, देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर रिव्यूज़ अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट क्लाइंट एंड पे कितना बेटर वर्क करेगा, उसमें कहाँ कहाँ पे और चेंजेस की ज़रूरत है, ये आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा। सो रिव्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड ensuring द क्वालिटी ऑफ अ वर्क प्रोडक्ट। टेस्टिंग एज एन इफेक्टिव डिफेक्ट रिमूवल मैकेनिज्म। टेस्टिंग नाम भी से पता चल रहा है, डिफेक्ट्स 5 टाइप के डिफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे, क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, माइनर एंड कॉस्मेटिक। तो जो 5 टाइप के पढ़े थे वही टाइप के डिफेक्ट्स अगर आपको सॉल्व करने, देन वी रिक्वायर्ड अ टेस्टिंग पार्ट। अलग अलग टाइप के टेस्टिंग थे, मैंने आपके पास SDLC का डायग्राम ड्रॉ कराया था, उसमें 4 टाइप के टेस्टिंग मैंने मेंशन कराए थे, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्ट विच अगेन सब डिवाइडेड इन 2 पार्ट, वाइट बॉक्स या ब्लैक बॉक्स, और ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट। तो वो आपका टेस्टिंग पैटर्न हो गया, जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग यूनिट्स में से, प्रोजेक्ट के जो अलग अलग यूनिट्स रहेंगे उसमें से हम लोग डिफेक्ट्स रिमूव कर सकते हैं। हाउएवर टेस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ओनली एग्जीक्यूटेबल कोड, बराबर है, जो कोड आपने डेवलप किया है, जो कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसी को टेस्ट करके हम लोग चेक कर पाएंगे ना वो ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। रिव्यू इज एप्लीकेबल टू ऑल वर्क प्रोडक्ट, ये डिफरेंस है। तो मतलब अगर आपने कुछ बनाया नहीं है लेकिन आपने उसका डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो उसको देख के भी हम लोग रिव्यू दे सकते हैं कि ओके ये डॉक्यूमेंट को फॉलो करके अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो वो कितना प्रॉपर या एक्यूरेट बन सकता है। ओके, ये आएगा। यूटिलिटी ऑफ रिव्यू, कॉस्ट इफेक्टिव डिफेक्ट रिमूवल मैकेनिज्म, मतलब अगर आपको पता है कि ये पैटर्न्स या ये स्टेप्स या ये डॉक्यूमेंट फॉलो करके आप अगर डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें एरर या प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम या वो एरर आपके प्रोजेक्ट में आए उसके ही पहले हम लोग उसको रिमूव कर देंगे, है ना, मॉडिफाई कर देंगे। रिव्यू यूजुअली हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एनी डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके आपने ये वाले अगर मॉड्यूल्स पे प्रॉपरली फोकस नहीं किया, उस पर अगर आपने एक्सपर्ट्स को अपॉइंट नहीं किया और ये पर्टिकुलर जो SDLC पैटर्न है वो फॉलो करके अगर नहीं बनाया तो आपका प्रोजेक्ट अप टू द मार्क नहीं बनेगा, क्लाइंट साइड पे जाके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ओके ये वाला पार्ट ऐसे नहीं हो रहा है तो हम लोग देन स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब वहाँ पे हम लोग वापस उसका क्वालिटी मैनेज करने के लिए वहाँ पे वापस काम करेंगे। रिव्यूअर सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव द वर्क प्रोडक्ट, ये आएगा, बराबर है, कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो इम्प्रूवमेंट्स कैसे आ सकते हैं वो देखेंगे। अ रिव्यू मीटिंग ऑफन प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी
not only to the author of a work product but also to other participants, जिससे हम लोग सबको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। अगर एक्सपर्ट्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कुछ ना कुछ रिव्यूज़ दे रहे हैं तो आगे वाले प्रोजेक्ट के लिए भी आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे समझने मिलेगा ना, बेटर सीखने मिलेगा। ओके, रिव्यू पार्टिसिपेंट्स गेन गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वर्क प्रोडक्ट अंडर अ रिव्यू। तो आपको आपके प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कोई बार बार अगर वो आपके सॉफ्टवेयर को या डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहा है तो फाइनल प्रोजेक्ट में जो आपको डेवलपमेंट के टाइम पे जो डिज़ाइनिंग के टाइम पे जो प्रॉब्लम आने वाले हैं ना वो बहुत ईजिली यहाँ पे कम हो जाएंगे वो। ओके, रिव्यू में किस किस के क्या क्या रोल्स रहते हैं? मॉडरेटर होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में मॉडरेटर्स रहते हैं वैसे यहाँ पे मॉडरेटर रहेंगे, बराबर है, जो क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, बराबर है, मीटिंग शेड्यूल करेंगे, रिव्यू मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब में। तो अभी अगर सपोज मेरे कंपनी में मेरे कलीग्स है बहुत सारे, तो सारे कलीग्स को मेरा वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से अगर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपने रिव्यूज़ देंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनको मैं दूंगा। तो बेसिकली हम लोग की कंपनीज में जो भी हम लोग के कलीग्स है ना, डिफरेंट टीम्स जो है वो सारे टीम्स हम लोगों को बेसिकली रिव्यू देंगे, एंड सेम वे उनके जो प्रोजेक्ट रहेंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, उनके ऊपर हम लोग रिव्यू देंगे। तो ऐसे हर कोई एक दूसरे को रिव्यूज़ के थ्रू हेल्प करेगा। देन एक उसमें हमेशा रिकॉर्डर रहेगा, और ये रिकॉर्डर का काम क्या रहेगा, सपोज अगर मेरे प्रोजेक्ट में अगर 4 मॉड्यूल्स है तो वो चारों मॉड्यूल्स के ऊपर अलग अलग क्या क्या हम लोगों को रिव्यूज़ मिले, और वो रिव्यूज़ को फिर हम लोग प्रायोरिटी लिस्टिंग वाइज डालेंगे कि ओके मॉड्यूल 1 के ऊपर सपोज हम लोग को 100 रिव्यूज़ मिले, मॉड्यूल 2 के ऊपर 200 रिव्यूज़ मिले, मॉड्यूल 3 के ऊपर 50 रिव्यूज़ मिले, मॉड्यूल 4 के ऊपर सिर्फ 10 रिव्यूज़ मिले। तो अब ये जो भी रिव्यूज़ मिले उसको आप प्रायोरिटी लिस्टिंग में डालो, हायर टू लोअर, और उसमें जो सबसे काम के रिव्यूज़ है उसको सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट में या प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन पे डालो, बिकॉज अगर वो रिव्यूज़ पे आपने फोकस नहीं किया तो अगेन आपके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ गए। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे फोकस करना है, बराबर है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कौन मिलेगा, रिव्यूअर्स मिलेंगे। ऑफकोर्स रिव्यूअर्स जो रिव्यू दे रहे हैं उसको रिव्यूअर्स बोलेंगे। तो ये काम कैसे चलेगा, प्लान करो कभी रिव्यू होगा, प्रिपरेशन करो, रिव्यू मीटिंग कंडक्ट करो, रिव्यू मीटिंग पे जो भी रिव्यूज़ दिए हैं वो रिव्यूज़ आप अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, उसके ऊपर फोकस करो। अगर प्रॉपर अप्लाई नहीं कर रहे तो आप इंसिस्ट करो, कोई एक पर्सन को फॉलोअप के लिए रखो वहाँ पे, जो हमेशा वो प्रोजेक्ट पे मॉनिटर करते रहेगा कि आपको रिव्यू मीटिंग में जो जो रिव्यूज़ सजेस्ट किए थे स्पेसिफिक मॉड्यूल पे जो बहुत ज़्यादा काम के वो आप रिव्यूज़ ऐड कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा ये सोच के हम लोग में से बहुत सारे लोग वो रिव्यूज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। तो निगलेक्ट करने का ड्रॉबैक क्या होगा कि बाद में वो रिव्यूज़ आपके प्रोजेक्ट में आ ही नहीं पाएंगे, और जब फाइनल डेवलपमेंट करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन रिव्यू। टर्मिनेट करने का मतलब प्रोजेक्ट को एंड करना। नाउ रिमेंबर, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम ख़त्म नहीं हो पाया मतलब आप प्रोजेक्ट टर्मिनेट करेंगे। बहुत बार प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे भी प्रोजेक्ट टर्मिनेशन आता है, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह गया बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन्स, कि आपके पास रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, या फिर आपके पास कॉस्ट कम है, या फिर आपके पास इनफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई भी XYZ रीजन्स हो सकते हैं। तो मल्टीपल रीजन्स पे आपके प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन रिव्यू प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक एज वेल एज पास्ट जो सक्सेसेस है। तो आपको एग्जैक्टली उससे पता चलेगा कि क्या स्टेप्स, क्या पॉइंट्स पे फोकस करके आप कितना प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट टर्मिनेशन नीड नॉट नेसेसरी मीन प्रोजेक्ट फेलियर और प्रीमेच्योर आप प्रोजेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, बराबर है। अ प्रोजेक्ट में बी टर्मिनेटेड ऑन अ सक्सेसफुल कंप्लीशन एज वेल। रीजन्स फॉर प्रोजेक्ट टर्मिनेशन, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसके लिए आपने प्रोजेक्ट को टर्मिनेट किया है क्योंकि आप अभी उसको हैंड ओवर करेंगे टुवर्ड्स द क्लाइंट्स। देन इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है, आपके पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप डेवलप क्या करेंगे, है ना, ये भी प्रॉब्लम है। तो वो टाइम पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देंगे। आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स इनफ नहीं है, टेस्टर्स नहीं है, या कोई की टेक्नोलॉजीज़ जिसके ऊपर आप जिसको यूज़ करके आप डेवलप कर रहे हैं, आप वो नए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो वो टाइम पे भी आप प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करेंगे। सपोज आपको बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता ही नहीं है, तो वो पॉइंट पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करेंगे। इकोनॉमिक ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ चेंज्ड, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टार्टिंग में आपको चीज़ें बोले नहीं थे लेकिन बाद में आपको ऐड करने पड़े बिकॉज ऑफ अवेलेबल मार्केट में दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स वो चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो कभी कभी आप वो रेट पे वो चीज़ें नहीं दे पा रहे तो भी अगर आप कंप्लीट प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, है ना।
देन प्रोजेक्ट टर्मिनेशन प्रोसेस, प्रोजेक्ट का सर्वे करेंगे हम लोग कि हाँ ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट की है, तो अब आपका प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, डीब्रीफिंग मीटिंग होगा कि ये हम लोगों ने सोचा था, ये बना दिया हम लोगों ने, तो अभी हम लोग ये बेसिस के ऊपर जाके हम लोग का प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट को सबमिट कर रहे हैं, है ना। फाइनल प्रोजेक्ट रिव्यूज वापस रहेंगे एंड रिजल्ट्स जो भी है वो पब्लिश हो जाएगा टू ऑल क्लाइंट्स एज वेल एज टू आवर डेवलपमेंट टीम एज वेल। अब ये जो भी हम लोगों ने बनाया है उसका एक ज्ञान चार्ट बनेगा, जो ज्ञान चार्ट एग्जैक्टली बताएगा कि कौन पर्सन, कौन डेवलपर कौन से मॉड्यूल पे काम कर रहा था। सो देखो गेविन जो है उसने कोड एंड टेस्ट किया मॉड्यूल 1 को, वो यहाँ पे बताया कब से चालू किया, कब खत्म हुआ, या उसका कंप्लीशन अप्रॉक्स डेट क्या है, वो हम लोग ज्ञान चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। तो प्लान वीक था हम लोग का कि ओके ये टाइम से ये टाइम पे इसका काम खत्म होना चाहिए। देन पर्डी है जो क्या करेगा, मॉड्यूल बी का कोड एंड टेस्ट कर रहा है। देन जस्टिन है जो मॉड्यूल सी का कोड एंड टेस्ट कर रहा है। उसके बाद वी हैव स्पेंसर जो मॉड्यूल डी के ऊपर कोड एंड टेस्ट कर रहा है। देन वी हैव अमेंडा जो ओवरऑल सिस्टम्स पे चेक पॉइंट्स कहाँ पे आने चाहिए, कहाँ पे हम लोग को और अपडेट्स की ज़रूरत है, वो सब पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। एंड लास्ट में हम लोग का एक रिव्यू मीटिंग रहेगा फाइनल कंप्लीशन पे, बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो गेविन ने कौन से टाइम पे अपना काम चालू किया और कभी वो ख़त्म कर रहा है या और कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग बता रहे हैं। सेम वे पर्डी कब स्टार्ट करके कब खत्म करेगा ये, तो ये सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो है वो हम लोग ज्ञान चार्ट से बता सकते हैं हर एक पर्सन का। और कौन से मॉड्यूल हम लोगों ने कौन से डेट पे चालू किए और कब ख़त्म कर रहे हैं वो भी हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे ना आपका जो टी वाई प्रोजेक्ट्स है वो टी वाई प्रोजेक्ट्स पे भी अगर आप को याद रहेगा तो वहाँ पे भी सिमिलर टाइप के ज्ञान चार्ट्स हम लोग बनाते हैं वो प्रोजेक्ट के लिए भी, जिससे पता चलेगा कि कौन सा मॉड्यूल हम लोगों ने कब स्टार्ट किया और कब एंड किया और उसके रीजंस क्या है। देन अगर कहीं पे कोई अगर चार्ट में अगर डिले हो रहा है, जैसे गेविन को आज अपना काम खत्म करना था लेकिन उसने क्या किया और 4 दिन बढ़ा दिया, बराबर है। पर्डी को आज काम खत्म करना था लेकिन उसने टाइम के पहले कर दिया। जस्टिन ने भी अपना काम टाइम के पहले कर दिया। स्पेंसर भी और ज़्यादा डिले हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पे स्लिप चार्ट बनाते हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कितने लोग कौन से काम उनके कितने डिले हुए हैं और उसके रीजंस क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन टाइमलाइन है, टाइमलाइन में हम लोग बता दें कि हम लोग का एक्सपेक्टेड प्लान वीक क्या था और एक्चुअल टाइम के हिसाब से वो कैसे चल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ध्यान से देखना। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे प्लान टाइम है आपके पास। सो प्लान टाइम में हम लोगों ने बोला है कि 3rd वीक का ट्यूसडे से सपोज हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करना चालू करने वाले थे और एक्चुअल टाइम में भी हम लोग वही टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। सो वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स बना रहे हैं। देन 5th वीक का फ्राइडे से हम लोग यूज़र के पास से रिक्वायरमेंट गैदर करना चालू करने वाले थे, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कब से कर रहे हैं, 6th वीक का मंडे ट्यूसडे से। देन प्लान में आपने क्या बोला था, 7th वीक के वेडनेसडे से आप ऑफिस का लेआउट, ऑफिस लेआउट को प्लान करना चालू करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो काम आपका बहुत जल्दी हो गया। कब से हो गया, 6th वीक से हो गया, गेटिंग 6th वीक से हो गया। सो यहाँ पे ये वे में हम लोग मॉनिटर करते हैं। देन सेम वे 8th वीक का जो थर्सडे था वो थर्सडे से हम लोग एक ड्राफ्ट टेंडर मतलब टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग क्या होगा वो बनाना चालू करने वाले थे, लेकिन वो काम भी हम लोग का 6th वीक के एंड पे सैटरडे पे ही हो गया हम लोग का। तो ये क्या है कि प्लान हम लोगों ने कुछ किया था लेकिन वो प्लान से पहले हो गया या प्लान के बाद में हो गया। तो ये लाइंस को हम लोग एग्जैक्टली बाद में यहाँ पे कनेक्ट करते जाते हैं, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि चीज़ें हम लोग के ऑन प्लान ऑन टाइम चल रहे हैं या उसमें कहीं पे कुछ डिले आ रहा है। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, टाइमलाइन वाला। नेक्स्ट इज कॉस्ट मॉनिटरिंग। ओके, विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक, वापस कंटिन्यू करते हैं। सो वी हैव कॉस्ट मॉनिटरिंग। कॉस्ट मॉनिटरिंग क्या होता है वो समझते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। First point, we have a cost monitoring. A project could be late because of staff originally committed and have not been deployed. क्यों? Because ये जो भी staff ये प्रोजेक्ट पे आने वाले थे वो कोई दूसरे प्रोजेक्ट में बहुत टाइम तक इन्वेस्टेड रहे, है ना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट डिले हो गया या उसमें वो रेड जोन में चले गया था, तो ये एक हो सकता है। उसके बाद में इन अ केस प्रोजेक्ट विल बी बिहाइंड द टाइम एंड अंडर बजट। आपने सोचा था कि प्रोजेक्ट छोटा है लेकिन जब आप बनाने लगे तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ते गया एंड उसकी वजह से आपका कॉस्टिंग भी बढ़ रहा है। ओके, अब प्रोजेक्ट कुड बी ऑन टाइम बट ओनली एडिशनल रिसोर्स हैव बीन एडेड एंड सो वो ओवर बजट हो गया। मतलब
ऑन टाइम हो गया, लेकिन आपने वो ऑन टाइम ख़त्म कैसे किया, और नए नए डेवलपर्स को ऐड करके, और उसकी वजह से क्या हो गया, प्रोजेक्ट जो है वो चलो आपका ऑन टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा कॉस्टिंग चले गया। तो मतलब अभी आपको बेनिफिट कम हो रहा है उसमें से, या आप समझ लो कि बेनिफिट हो ही नहीं रहा, आपका सारा प्रॉफिट जो है वो चले गया। अर्न वैल्यू एनालिसिस 2 पॉइंट्स रहेंगे, प्लान वैल्यू एंड अर्न वैल्यू। प्लान वैल्यू मतलब बजटेड कॉस्ट, आपने एस्टिमेट निकाला था कि ओरिजिनली इतने टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपका इतना काम होना चाहिए, है ना। अर्न वैल्यू में हम लोग देखेंगे कि जब आप काम कर रहे हैं वो टाइम पे आपका प्लानिंग के हिसाब से ही कॉस्टिंग हो रहा है या उससे ज़्यादा जा रहा है। सो अकाउंटिंग कन्वेंशन में हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत बार अगर अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि मैं क्लाइंट के पास से पैसे कैसे लूँगा। तो जैसे सपोज मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपके पास से 50% एडवांस लूँगा 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अभी आप कुछ भी मत दो, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे आप देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि 75% अभी आप देंगे, 25% प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे देंगे। और इट माइट ऑल्सो पॉसिबल कि हम लोग बोलेंगे कि आपको पर यूनिट कंप्लीशन जब भी होगा तभी आपको देना है, या मंथली बेस पे आपको मुझे इतना पे करना है। सो दैट हम लोगों का 6 मंथ्स का अगर प्रोजेक्ट है तो एवरी मंथ यू सपोज टू पे सम अमाउंट ऑफ टाइम, सम अमाउंट ऑफ मनी, है ना, ये हो सकता है। सो ये है कैन यूज मनी वैल्यू और स्टाफ एफर्ट्स एज अ सरोगेट वन। अर्न वैल्यू एग्जाम्पल क्या बोला है, स्पेसिफाई कि हम लोग का कोई एक मॉड्यूल 5 दिन में खत्म हो रहा है, कॉस्ट मॉड्यूल हम लोग कोड मॉड्यूल हम लोगों का सपोज 8 दिन में हो रहा है, टेस्ट हम लोगों का सपोज 6 दिन लग रहा है। तो ये हम लोगों ने क्या बोला है, अर्न वैल्यू है, बराबर है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि भाई हम लोग का प्लान वैल्यू क्या था, प्लान वैल्यू 19 दिन का था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे एवरीथिंग बट टेस्टिंग कंप्लीटेड, तो अर्न वैल्यू कितना हुआ आपका, 13 दिन में हो गया। तो अभी आपका यहाँ पे दिन कितना बचा है या दिन कितना एक्स्ट्रा गया वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो देखो 13 - 19 मतलब आपका कितना दिन कम हो गया, 6 दिन कम हो गया, है ना। सो ये हिसाब से आपका कितना प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन दिया है, देख लेना। सेम वे अर्न वैल्यू एनालिसिस में क्या देखेंगे, एक्चुअल कॉस्टिंग आपका क्या था, बराबर है, और उसके हिसाब से जब काम खत्म हुआ तब आपका कितना हो रहा है। तो सपोज एक्चुअल कॉस्टिंग था आपका 7 दिन का, कॉस्ट वेरिएंस कितना हुआ, सपोज आपने अर्न वैल्यू में क्या बोला है 13 दिन लगे, एक्चुअल कॉस्टिंग आपने कितना दिया था 7 दिन, तो आपको बेनिफिट कितना हुआ 6 दिन का, मतलब 6 दिन का आपका काम का प्रॉफिट हो गया। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या बता रहा है, 13/7 मतलब ये आपका कॉस्ट परफॉर्मेंस हो गया। देन पॉजिटिव कॉस्ट रेशियो, बजट एट कंप्लीशन कितना दिया था, तो करंट बजट एलोकेटेड टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना था, एंड एस्टिमेटेड कंप्लीशन जो आपने सोचा था वो कितना था। तो सपोज कि बजट एट कंप्लीशन हम लोगों का 19,000 था, बराबर है, और उसके हिसाब से अगर एस्टिमेटेड अगर आप कॉस्ट अगर पकड़ते एस्टिमेटेड एट कंप्लीशन वो कितना हो रहा है 10,000 10,215 हो रहा है। तो क्या हो गया, मतलब आपका जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट था वो रिड्यूस हो गया ना कंप्लीशन के टाइम पे, तो इतना आपको बेनिफिट हो गया। वो टाइम वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन द टाइम व्हेन स्पेसिफाइड, है ना, कि आपका कभी कंप्लीट होना था और अब कभी कंप्लीट हो रहा है, वो आपका एस्टिमेटेड टाइमिंग कॉस्ट रहेगा। और फॉर एग्जाम्पल सपोज एस्टिमेटेड टाइम वैल्यू हम लोग क्या बता रहे हैं 19,000 वॉज सपोज टू बी हैव बीन रीच्ड एट 1 अप्रैल एंड इट वॉज एक्चुअली रीच्ड ऑन 1 जुलाई, तो मतलब 3 महीना ज़्यादा हो गया। तो अब क्या हो गया, अभी तो आपका टाइम वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो टाइम वेरिएंस के हिसाब से आपका उतना लॉस भी हो जाएगा ना। सेम वे अगर यहाँ पे आप देखेंगे अर्न वैल्यू चार्ट, अर्न वैल्यू चार्ट क्या बता रहा है, वीक नंबर्स दिए, एक्टिविटी समरी है, एक्टिविटी समरी हम लोग 3 जोन्स में बता रहे हैं, ग्रीन, एम्बर एंड रेड। तो फर्स्ट मैंने सपोज यहाँ पे बोला कि हम लोग के पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है, सपोज स्क्रीन हैंडलिंग कंपोनेंट है, तो स्क्रीन हैंडलिंग कंपोनेंट 13th वीक के ग्रीन जोन में था, 14th वीक पे वो एम्बर में हो गया, 15 में भी एम्बर में हो गया, 16 में वो अगेन ग्रीन में चले गया। फाइल अपडेट प्रोसीजर अगेन क्या बता रहे हैं, ग्रीन ग्रीन रेड एंड एम्बर है, तो मतलब 13th एंड 14th वीक में वो ग्रीन जोन में था, 15 में वो रेड में चले गया, फिर आपने ट्राई किया तो 16 पे वो वापस एम्बर जोन में आ गया। हाउस कीपिंग प्रोसीजर्स जो भी थे वो स्टार्टिंग 3 वीक ग्रीन जोन में थे, 16 वीक में वो एम्बर जोन में आ गए। सो आई होप सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग ये वे में मेंशन करते हैं। सो ये आपको समझ में आ रहेगा डायग्राम। प्रायोरिटीज मॉनिटरिंग, तो प्रायोरिटाइजिंग में क्या होगा, प्रायोरिटी प्रोवाइड करेंगे हम लोग, मतलब क्रिटिकल पाथ डिफाइन करेंगे, विच आर द क्रिटिकल पाथ्स हियर। कौन से मॉड्यूल के बाद कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। सो एक्टिविटी विथ नो फ्री फ्लोट, मतलब आपको ऑन टाइम खत्म करना है, वही टाइम पे चालू करना है ना। तो इफ डिलेड लेटर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डिलेड, अगर ये एक्टिविटी, तो एक्टिविटी विथ नो फ्लोट मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, इस पर आपको डिले कहीं पे भी आप
हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक्टिविटी विद लेस देन अ स्पेसिफाइड फ्लो, मतलब हाँ थोड़ा बहुत डिले हुआ तो चलेगा, उसके आगे की एक्टिविटीज़ पे हम लोग कहीं ना कहीं टाइम कवर अप कर लेंगे। एंड हाई रिस्क एक्टिविटीज़, मतलब जहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, टाइम डिले हो गया तो आपका जो प्रोजेक्ट बजट है वो ओवर बजट जाने का चांस ज़्यादा है ना। एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज जो यूज़ करेंगे, क्रिटिकल रिसोर्स मतलब पर्सनल क्लाइंट्स के इंफॉर्मेशन यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे, प्रोसेस हो रहे हैं, वो सब आएंगे, वो ये वाले, और ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। गेटिंग बैक ऑन ट्रैक ऑप्शन क्या है, अगर आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया, अगर वो ऑन टाइम ख़त्म नहीं हो रहा है तो उसके क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, रीनिगोशिएट द डेडलाइन इफ़ पॉसिबल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमेशा पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि रीनिगोशिएट करने का मतलब है बजट में वापस चेंजेस करना पड़ेगा, टाइमिंग में वापस चेंजेस करना पड़ेगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्राई टू शॉर्टन द क्रिटिकल पार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसको आप जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करो। उसके लिए ऑप्शंस क्या रहेंगे भाई, ओवर टाइम कर लो, थोड़े जो आपके डेवलपर्स है दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको उठा के यहाँ पे लेके आओ, या फिर आप बाहर की कंपनी से एक्स्ट्रा स्टाफ हायर कर लो। जैसे विप्रो है, तो मैं भले विप्रो में काम कर रहा हूँ लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ विप्रो समटाइम्स आई माइट वर्क एट डिफरेंट कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस, और तो मैं डेवलपमेंट का ही काम करूँगा, वहाँ पे करूँगा, पेमेंट मुझे विप्रो से मिलेगा, और वो कंपनीज पेमेंट विप्रो को करेंगे कि मैंने विप्रो ने उनको 10 डेवलपर्स दिए, तो ट्रेनिंग मेरा जो होगा वो विप्रो पे होगा, बराबर है। कंसिडर एक्टिविटी डिपेंडेंसी, ओवरलैप द एक्टिविटीज सो दैट द स्टार्ट ऑफ वन एक्टिविटी डज नॉट हैव टू वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ अनदर। तो ऐसे ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ हम लोग कंसिडर, मतलब हम लोग इंडिविजुअल एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे ऐसा ना हो कि ये एक्टिविटी जब तक ना हो तब तक हम लोग, सपोज ए एक्टिविटी जब तक ना हो तब तक मैं बी एक्टिविटी चालू नहीं कर सकता, तो वो टाइम पे हम लोग इंडिविजुअल एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे जो आपस में कहीं पे भी लिंक नहीं है, तो दोनों को हम लोग एक साथ चालू कर सकते हैं ना, तो कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होगा वो टाइम पे हम लोग को। ये पॉइंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। सो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सेप्शन प्लानिंग, एक्सेप्शन प्लानिंग में क्या बोला है, सम चेंजेस कुड अफेक्ट यूजर्स business cases as well. This changes could be because of delivery date आपका चेंज हो गया, प्रोजेक्ट का स्कोप आपका चेंज हो गया, या प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग जो है वो ओवर कॉस्ट जा रहा है, तो ये अलग अलग हम लोग के यहाँ पे पॉइंट्स हो सकते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या है, हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि ओके हम लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो ओवर बर्डन गया बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस, डिलीवरी डेट चेंज हो गया, प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग में जो स्कोप बोला था वही अभी अलग है, प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग स्टार्टिंग में जो बोला था वो अभी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, सो दिस माइट बी अ चांसेस। फर्स्ट स्टेज हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट फॉर अ स्पॉन्सर, एक्सप्लेनिंग प्रॉब्लम्स, सेटिंग आउट ऑप्शन टू रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स। सेकेंड स्टेज पे क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड स्टेज पे हम लोग बोलेंगे कि ओके प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोड्यूस एन एक्सेप्शन प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग सिलेक्टेड ऑप्शंस, एक्सेप्शन प्लानिंग इज रिव्यूड एंड एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय प्रोजेक्ट बोर्ड मीटिंग्स, जहाँ पे हम लोग सेकेंड स्टेज में डिफाइन करेंगे कि ओके अभी आपको कितना और डिले करने की ज़रूरत है। एंड चेंज कंट्रोल, चेंज कंट्रोल मतलब एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स है उसमें आप कितने लेवल तक के चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, या कहाँ पे जाके आपको स्टॉप होना है कि उसके आगे की चेंजेस अभी आपके बजट में नहीं है। तो आइडेंटिफाई आइटम दैट नीड्स टू सब्जेक्ट ऑफ अ चेंज कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ मास्टर कॉपीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। एडमिनिस्टर कि एक लिमिट से ज़्यादा चेंज ना हो, बिकॉज वो एक लिमिट से ज़्यादा अगर चेंजेस हो गए तो आपका प्रोजेक्ट हमें ओवर टाइम भी हो जाएगा, मतलब टाइम भी एक्सीड हो पाएगा उस पर, और बजट भी ओवर हो जाएगा, है ना। उसके साथ में मेंटेनेंस ऑफ एक्सेस रिकॉर्ड्स, वो भी यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। टिपिकल चेंज कंट्रोल प्रोसेस कैसे काम करेगा, वन और मोर यूजर माइट परसीव द नीड फॉर अ चेंज, ओके जस्ट वेट फॉर 2 minutes सो दैट वी कैन अगेन स्टार्ट विद। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, टिपिकल चेंज कंट्रोल प्रोसेस, वन और मोर यूजर माइट परसीव नीड फॉर अ चेंज, बराबर है, मतलब मल्टीपल यूजर्स क्लाइंट एंड पे बोल रहे हैं कि नहीं हम लोगों को ये वाले रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे चेंजेस की जरूरत है, दिस आर द न्यू फंक्शंस विच शुड बी अपडेटेड इन आर एग्जिस्टिंग या द प्रोजेक्ट विच इज अबाउट टू गेट विच इज इन अ डेवलपमेंट फेज। देन यूजर मैनेजमेंट डिसाइड्स द चेंजेस इज वैलिड एंड वर्थवाइल, अगर लगता है कि हाँ बजट में हो सकता है या क्लाइंट अपने साइड से बजट चेंज करने के लिए रेडी है, टाइमलाइन मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइन चेंज करने के लिए रेडी है, तो फिर वो क्या करेंगे, पास करेंगे ये सेम अपने डेवलपमेंट टीम को, और डेवलपमेंट टीम वो सेम कोडिंग के ऊपर वर्क करेंगे। डेवलपर इज असाइन टू असेस प्रैक्टिकलिटी एंड कॉस्ट मेकिंग द चेंजेस। डेवलपमेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट बैक करेंगे यूजर मैनेजमेंट को ऑन अ कॉस्ट ऑफ चेंजेस, कि भाई इतना ओवर कॉस्टिंग हो रहा है
अगर आप रेडी है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, एल्स वी कैन स्टॉप हियर। और जो एग्जिस्टिंग आपने स्टार्टिंग में बोला था वही कमिटमेंट पे हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। Then next, one or more developers are authorized to make copies of a component to be modified. ये आएगा copies modified after initial testing. Test version might have released to users for acceptance testing. So that user को पता चलेगा कि उन्होंने जो बोला था, हम लोगों ने जो बात किया था, वही पॉइंट ऑफ व्यू पे काम चल रहा है या कहीं पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं. When users are satisfied, operational release authorizes master configuration items updated. So here we are completed with this topic. Okay, software configuration management. Okay, now software configuration management, SCM क्या बोल रहा है? Concerns with tracking and controlling changes in a software. एक लिमिट से बड़े चेंजेस नहीं आने चाहिए, बिकॉज आपके सॉफ्टवेयर का एक कैपेसिटी होता है, उससे ज़्यादा चेंजेस अगर आ गए तो पूरा सॉफ्टवेयर ही आपका चेंज हो जाएगा, ओवर बर्डन हो सकता है, या आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं. तो कंट्रोलिंग द चेंजेस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. जैसे अगर आपने चेंजेस अगर कंट्रोल नहीं किया तो इट माइट पॉसिबल कि आप देखो कि वहाँ पे क्लाउड अपडेट भी आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ सकता है वहाँ पे, है ना. वी हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स हियर. सो एट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस की अगर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एनवायरनमेंट की अगर बात करें, सो वी हैव वेरियस वर्क प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअली चेंजेस जो आ रहे हैं आपके, बराबर है. मेंटेनेंस एनवायरनमेंट मतलब मेंटेनेंस में भी आपका एक लिमिट होता है. मेंटेनेंस का काम क्या होता है? छोटे मोटे जो बग्स या एरर्स है उसको रेक्टिफाई करना. कहीं पे भी ये नहीं होगा कि आप उसमें बड़े से चेंजेस ऐड कर सको, बराबर है. तो हम लोग सिर्फ छोटे मोटे जो बग्स फिक्सिंग है या छोटे मोटे कहीं पे कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है उसी के ऊपर फोकस करेंगे. अनलेस अ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज डिप्लॉयड, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं जिसको आपको कंपलसरी करना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट को अपडेट करने के लिए, वो टाइम पे भी ये पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे. नाउ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, लिमिट डिफाइन करना सॉफ्टवेयर का. ये टेक्नोलॉजी पे आप चलाओ, ये लिमिट तक चलाओ, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए फिलहाल के लिए जब तक क्लाइंट के साइड से हम लोग को अप्रूवल नहीं मिलता है, बजट रीमॉडिफाई नहीं होता है, और क्लाइंट जो बोल रहा है वो टेक्नोलॉजिकली, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करें वो टेक्नोलॉजिकली वो पॉसिबल है. ये सारे पॉइंट्स पे फोकस होंगे. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कॉन्करेंट एक्सेस, ये फर्स्ट आएगा, बराबर है. मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत कब होगी? जब मल्टीपल पीपल ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ द सेम डेटाबेस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बराबर है ना. वो टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी. अनडूइंग चेंजेस, क्योंकि आपने ये चेंजेस किए उसके पहले आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहा था, उसके बाद वो अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है. देन नेक्स्ट इज सिस्टम अकाउंटिंग, कि कौन अभी रिस्पॉन्सिबल है, कौन अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहाँ पे आपको किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना पड़ेगा, कहाँ कौन से लिमिट पे जाके हम लोग अपना काम या चेंजेस जो है उसको कंट्रोल करेंगे, स्टॉप करेंगे, क्योंकि उसके बाद में वो या वो सर्टन चेंजेस अगर काम के नहीं है या हम लोग के बजट में नहीं आ रहे, टाइम में वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स हम लोग के पास नहीं है ना. अलग अलग वेरिएंट्स आ सकते हैं, मतलब अलग अलग फंक्शंस हम लोग बोल सकते हैं कि ओके दिस आर द चेंजेस, दिस आर द चेंजेस. तो वो आप देखो कि वो जो वेरिएंट्स है वो प्रॉपर है या नहीं. एक लिमिट से ज़्यादा वेरिएंट्स तो हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, वो पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे, बराबर है. देन नेक्स्ट इज एक्यूरेट डिटर्मिनेशन प्रोजेक्ट स्टेटस. तो एग्जैक्टली डिटरमाइन कि आपको ये प्रोजेक्ट में इतने ही फंक्शंस होने चाहिए, इतने ही फंक्शंस होने चाहिए, इससे एक्स्ट्रा नहीं, इससे कम नहीं, और यही वे में वो फंक्शंस बिहेव करने चाहिए, और वो इतने ही टाइम में होने चाहिए और ये बजट में होने चाहिए. सो दैट्स द एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टेटस आएगा. प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज एक्सेस टू वर्क प्रोडक्ट, ऑफकोर्स ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में हम लोग क्या बोलेंगे? दो मेन ऑपरेशंस रहेंगे, एक रिजर्व एंड दूसरा रीस्टोर. रिजर्व मतलब हम लोग बोलेंगे कि ओके इतने जो चेंजेस है ये हम लोग ने रिजर्व करके रखे, तो फ्यूचर स्कोप में हम लोग ये वाले चेंजेस जो है ये ऐड करते जाएंगे, बराबर है, फ्यूचर चेंजेस जो भी आपने अप्लाई किए. एंड रिस्टोर का मतलब क्या रहेगा कि अभी जो चेंजेस आपने अप्लाई किए उससे अगर आपका प्रोजेक्ट अगर प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा है तो हम लोग रीस्टोर कर लेंगे टुवर्ड्स द प्रीवियस ओल्डर वर्जन्स. सो चेंजेस को हम लोग अनडू कर देंगे. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रीस्टोर. दैट्स इट, वी डन विद चैप्टर 9. Now let me know if you have any problem with respect to chapter 9. आज हम लोगों ने chapter 8 and 9 दो छोटे छोटे chapters complete किए.
और ये स्पीड पे गए तो हम लोग चैप्टर 10 भी बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट विद चैप्टर 10, लेट मी नो, डू यू हैव एनी डाउट्स? सुन लो ध्यान से. यूनिट 4 के हम लोगों के 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आज एक कंप्लीट हो गया. देन बाकी के जो 2 चैप्टर्स हैं हम लोग आज थोड़ा कुछ डिस्कस करेंगे. और मैं ज़्यादा ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग रखें, सो दैट आप एटलीस्ट एक बार रिवाइज करके आ जाओ. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद का जो लेक्चर है उसमें हम लोग यूनिट 5 हाफ करेंगे. और उसके बाद मतलब टोटल वी रिक्वायर्ड मोर 3 लेक्चर्स, जिसमें हम लोगों का कंप्लीट SPM सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. और उसके बाद जो 4th एंड 5th लेक्चर रहेंगे, यू कैन अज्यूम कि वो 4th एंड 5th लेक्चर जो है हम लोग के, उसमें हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर सोल्यूशंस है वो डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको एक बेटर आइडिया मिल जाए कि क्या चीज़ कैसे वर्क कर रहा है, उसको हम लोग कैसे बेटर वे में अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं. क्या टॉपिक्स है मेनली, आप यूनिवर्सिटी के पेपर सोल्यूशंस देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा. वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट देख के आपको इजीली ये आइडिया तो मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स में से आते हैं. अब जब आप SPM का थियरी पढ़ते हैं तो थियरी काफ़ी बड़ा है. मैंने आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट बताना, इसके लिए आपको यहाँ पे इजी भी लगता रहेगा और ये वे में आप एग्ज़ाम के लिए याद रख सकते हैं. लेकिन जब आप एक्चुअल में अगर उसका रेफरेंस बुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थियरी जो है वो काफ़ी मतलब रेफरेंस बुक के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने कम से कम 500-600 पेज को मैंने ये 200 पेज में आपको कन्वर्ट करके दिया है. उतना मैंने पेजेस को स्कैन किया है. आप रेफरेंस बुक का साइज़ देखना, जितने पेजेस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं वो आप टोटल वहाँ पे देखना, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना फ़िल्टर आउट किया आपके लिए. तो वो जो फिल्टरेशन पार्ट है उसके बेस के ऊपर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं SPM में, लेकिन वो क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के होते हैं. तो आपको मेनली फोकस क्या करना है, सबसे पहले जो भी हम लोग पेपर्स डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी के, एक भी पेपर आपको स्किप नहीं करना है. मतलब एक भी पेपर आपको छोड़ना नहीं है जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. और वो पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों के आएंगे, वो टॉपिक्स और उससे रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक्स है, वो वाले टॉपिक्स ही आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा. जब तक आपके वो टॉपिक्स पढ़ के नहीं होते तब तक आपको नया कुछ भी चालू नहीं करना है पढ़ने का. SPM में यूनिवर्सिटी के जो पेपर क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो और वो कौन से एग्जैक्टली कौन से टॉपिक में से वो आया हुआ है उसके ऊपर फोकस करो. तो जब तक वो टॉपिक्स और वो क्वेश्चंस आपके बहुत कंप्लीट थरा नहीं हो जाते तब तक दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक जो चैप्टर मैंने आपको SPM में बताया है वो हर एक चैप्टर का एक समरी टाइप आपको बना के रखना है. सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मैंने पॉइंट दिए ना वैसे पॉइंट्स आपको याद रखने कि ओके ये वाला अगर ये चैप्टर में से अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, मुझे अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है, मैंने वो चैप्टर के जो एक कॉमन पॉइंट्स निकाल के रखे ना वो लिख के आऊँगा मैं, तो एटलीस्ट मेरा आंसर जो है वो टेक्निकल लगेगा. बिकॉज अगर आपका आंसर टेक्निकल भी नहीं लग रहा है ना तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे. तो आपका आंसर टेक्निकल लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो टेक्निकल कब लगेगा, पूरा सब्जेक्ट आपका पढ़ के नहीं हो रहा है, इट्स फाइन, तो आपको हर एक चैप्टर का समरी बनाना है. क्योंकि अगर ये चैप्टर में से ये वाले टॉपिक यूनिवर्सिटी में 2-3 बार 4 बार पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो टॉपिक के हम लोग पॉइंट्स निकाल के रखेंगे. और जब कभी मैं SPM पढ़ने बैठूंगा ना, तो वो जो मैंने अलग से पॉइंट्स बना के रखे ना, सबसे पहले मैं वो पढ़ना चालू करूँगा. सो क्या होगा कि आप अगर 5-6 बार SPM अगर पढ़ रहे हैं ना अलग अलग टाइम पे, तो 5-6 बार आपका वो चीज़ें रिवाइज हो गया. तो अब एग्जाम में अगर आपको वो पॉइंट्स आते भी है ना, वो क्वेश्चंस अगर आते भी है या वो टॉपिक से अगर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको आँख बंद करके पता रहेगा कि ओके कुछ नहीं अगर समझ में आया तो ये जो मैंने 10 बार चीज़ें पढ़ के रखी ये तो मैं लिख के आऊँगा ही कन्फर्म. तो आपका पेपर ब्लैंक नहीं जाएगा. एंड रिमेंबर सर लेकिन हाँ, प्रोफेसर ये बोल रहे कि MCQ होने वाला है. वो कंफर्म नहीं है ना भाई, ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देखो कि धीरे धीरे अनलॉकिंग प्रोसीजर्स कंटिन्यू हो रहे हैं. देर आर प्लेसेस जहाँ पे आप देखो कि 12th के जो JEE के एग्ज़ाम्स है वो हुए, देन गवर्नमेंट के दूसरे एग्ज़ाम्स हुए,
तो दैट मीन्स कि हम लोग फिजिकल लेवल पे एग्जाम्स करने के ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कंफर्म एमसीक्यूज हो रहा है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। हाँ, यूनिवर्सिटी हमेशा सरप्राइज देता है। इस बार के टीवाई स्टूडेंट्स जो अभी आपके सीनियर्स हैं उनको बहुत अच्छा खासा सरप्राइज मिला है। एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ये सरप्राइज मिला। दूसरे बार एग्ज़ाम हो रहा है, ये सरप्राइज मिला। तीसरे बार कब होना है वो पता ही नहीं है, तो वो भी सरप्राइज था उनके लिए, है ना। तो आपको अगर ऐसा सरप्राइज मिला ना तो बैंड बच जाएगा। सो बेटर कि आप थियरी एग्जाम्स के लिए रेडी रहो। मैं आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपके सामने। लास्ट आपके सीनियर बैच जो है एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, बाद में वो कन्फ्यूजन में गया, बाद में बोला एग्ज़ाम हो रहा है, फिर बोला वापस नहीं हो रहा है, फिर हो रहा है तो कब हो रहा है डेट्स नहीं पता है, फिर सडनली बोला कि ओके ये डेट से ये डेट्स के बीच में एग्ज़ाम होना है। तो आपका भी जो है अभी आपका टाइम है। मेरा सिलेबस आगे रहेगा आई थिंक सबसे आगे, क्योंकि हम लोग का सिर्फ थियरी चल रहा है, प्रैक्टिकल्स नहीं है। मेरा सिलेबस ही आगे है सबसे। हेलो। हाँ सर, आपका ही हाँ है सर। हाँ सर। सो आप देखो कि अभी बाकी के आपके जो सब्जेक्ट्स है इट विल एटलीस्ट टेक कंप्लीट दिस मंथ एंड फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। फर्स्ट वीक पकड़ो, चलो सेकेंड वीक से तो आपका दिवाली चालू हो रहा है, तो अभी दिवाली के बीच में तो एग्ज़ाम आना नहीं है आपका, बराबर है। तो या तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आपका सिलेबस चल रहा है, प्रैक्टिकल्स चल रहा है, तो सेकेंड वीक से दिवाली है, तो आप पकड़ लो कि नवंबर का थर्ड या फोर्थ वीक जो है वहाँ से आपके एग्जाम्स चालू होने हैं। अब अक्टूबर में अगर हम लोग के बहुत सारी चीज़ें अगर अनलॉक हो रहे हैं देन देर आर हाईली पॉसिबिलिटीज़ कि कॉलेजेस जो है ना वो भी हम लोग धीरे 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 नवंबर तक चालू कर सकते हैं, या नवंबर एंड तक चालू कर सकते हैं, या सपोज कि अगर नवंबर में नहीं हो रहा है तो दिसंबर में चालू करेंगे। आपके एग्जाम्स अगर दिसंबर तक जा रहे हैं तो, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म होने के बाद में उतना टाइम तो चले ही जाएगा। तो चलो आपका प्रैक्टिकल अगर ऑनलाइन हो रहा है तो थियरी वहाँ पे हो जाएगा, और अगर वो थियरी ऑनलाइन हो रहा है तो प्रैक्टिकल कॉलेजेस में हम लोग करेंगे। तो एनी XYZ वे हम लोग ट्राई करेंगे कॉलेजेस पे लाने के लिए। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, कोई भी कंडीशन हो सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि MCQ होगा, और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि थियरी होगा। तो अगर सर सरप्राइज तो तभी होगा जब एमसीक्यूज होगा। हाँ बराबर है, MCQ हो गया तो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन वो बेनिफिट नहीं है गाइज, ये भी आप याद रखो। सर कोई नहीं बोल रहा बेनिफिट है, उल्टा बेकार है। हाँ लॉस है सर उसमें। हाँ, लॉस मतलब ये नहीं है कि आपको मार्क्स कम या ज़्यादा मिलेंगे, ये लॉस नहीं है। लॉस ये है कि MCQ से पास हुए जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको कंपनी जल्दी से जॉब नहीं देगा। ये मेन तकलीफ है। सर हायर, सर जो नहीं पास होने वाले वो भी पास हो जाएंगे एमसीक्यू के थ्रू। हाँ, तो तकलीफ ये है ना कि हायर स्टडीज़ में वापस कंपटीशन बढ़ जाएगा, और आपको कंपनीज जल्दी से हायर नहीं करेंगे, जॉब जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप MCQ से। अभी तो सर बच्चे बच्चे सर एप्लीकेशन बना रहे सर, चिंटू। हाँ हाँ भाई, तू भी चालू कर रहा है क्या व्हाइट हैट? ओके। सर हमारा क्या होएगा सर, सब उल्लू के बना लेंगे तो। हाँ वो भी है ना, अपन डायरेक्ट धरना ही देते हैं ना उनके अगेंस्ट, चाइल्ड लेबर। रिपोर्ट करते हैं ना सर। हाँ, चाइल्ड लेबर रिपोर्ट करते हैं ना, क्या बोलता है? हाँ सही है सर, मैं आपके साथ हूँ सर। हाँ फिर। रोहित भी मेरे साथ है, चलो हम तीनों जन के धरना देंगे। हाँ, सो देखो याद रखो, थियरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहना है, और मेनली जो दूसरे जो प्रोफेसर्स हैं हायर लेवल्स पे, वो भी ये सेम ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको भी सिचुएशन पता है। मार्केट सिचुएशन इज MCQ से पास हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो रियल में इवेल्युएट ही नहीं हुए। उनको अगर डिग्री भी मिल रहा है तो विदाउट इवेल्युएशन हो रहा है। अब ABC खेल के मैं आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल गया, उसके बेस के ऊपर मैं आपको जॉब कैसे दूँ? समझ रहा है? सो आपने प्रैक्टिकल एक एग्जीक्यूट नहीं किया है जिसके बेस के ऊपर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलने हो, वो नहीं हुआ है, आपका सिर्फ वाइवा हुआ है। तो अगर कंपनी अगर हायर करने हैं तो वो कौन से लोगों को हायर करेंगे? जो ढंग से पास हुए हैं। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी के साइड से भी बहुत अच्छे लेवल तक ये अप्रोच होगा कि हम लोग फिजिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करें, सो दैट आप जब TY क्लियर करो तो आपको एटलीस्ट जॉब मिल जाए IT इंडस्ट्री में। तो इसके लिए देर आर हाई चांसेस कि हम लोग ट्राई करें, और ये हो सकता है कि हम लोग 50% स्टूडेंट्स का एक दिन बुलाए, 50% स्टूडेंट को दूसरे दिन बुलाए।
और दोनों के पेपर्स अलग अलग हो, थियरी पेपर्स, ये हो सकता है चांसेस, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी आपको कौन क्या बोला वो पता नहीं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली जो बोल रहा हूँ वो लॉजिकली देखो। लॉजिक के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको भी पता चल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है। और यूनिवर्सिटी भी वही ट्राई करेंगे कि उनके मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम खराब ना हो, और उनके जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं ना उनको इंडस्ट्री में लोग जगह दे, और वो तभी देंगे। सर एटलीस्ट फाइनल ईयर का तो ले ही सकते फिजिकली। हाँ, फाइनल ईयर का भाई फाइनल ईयर मतलब दोनों सेम का कंबाइन इवेल्युएट होके ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना। सेम 5 का अगर आपका रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा है, एमसीक्यू हो रहा है, उसमें आपको 90% आ गया, और सेम 6 जब फिजिकल एग्जाम हो रहा है उसमें आपके 60% नहीं आ रहा है, तो ऑन व्हाट बेसिस वी आर गोइंग टू इवेल्युएट, ऑन व्हाट बेसिस वी आर गोइंग टू हैंड ओवर डिग्रीज टू यू। एक में आप 90 ला रहे हो, दूसरे में आप डायरेक्ट 60 भी नहीं ला पा रहे हो जब फिजिकल एग्जाम हो रहा है। सो आपके लिए ये बेटर रहेगा कि दोनों एग्जाम फिजिकल रहे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आप ये देखो, एवरेज एवरेज जो आपका निकलता है सेम 5 और 6 का, उसका एग्रीगेट आपको रिजल्ट मिलता है, दैट इज़ योर डिग्री, और उसके बेस के ऊपर आपको ग्रेड मिलता है। तो ट्राई यही करना है कि आपका फाइनल जो एग्ज़ाम है वो फिजिकल हो, और उसके लिए प्रैक्टिस करना है। तो पॉइंट वाइज प्रिपेयर रहो। अगर वो पॉइंट अगर आपको सपोज कि अगर एमसीक्यू होता है तो वो जो आपने पढ़ा है वो पॉइंट वाइज एमसीक्यू में भी काम आएगा ना। एंड प्लीज़ डोंट पुट योर सेल्फ इन अजम्पशन कि आप एमसीक्यू आ गया तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सेम 6 फिजिकल एग्जाम के बाद में अगर आपको कहीं पे कोई इंटरव्यू के लिए बुला रहा है ना, तो वो बहुत प्रॉपरली इंटरव्यू करेंगे इस बार। तो अगर आपने खुद से मेहनत नहीं किया है ना, तो आप इंटरव्यू पास ही नहीं होने हो, और ये बीएससीआईडी करके लास्ट में जाके कॉल सेंटर में नौकरी करना पड़ेगा। याद रखो, ये बहुत एक एक्सट्रीम सिचुएशन है आप लोगों के सामने। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड कि जहाँ पे आप एक अच्छा जॉब के लिए अप्रोच कर पाओ, आप खुद से रेडी हो पाओ। अब मैं आपको फिजिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा तो आधे लोग जवाब देंगे, आधे लोगों का इंटरनेट चले जाएगा, तो मैं वो मगजमारी नहीं कर रहा हूँ। बट आपके साइड से आप समझो, अपने साइड से आप खुद से खुद को प्रिपेयर करो। अदरवाइज अभी इकोनॉमिक कंडीशन सबका ख़राब हुआ है, और उसमें आपके फैमिली एक्सपेक्ट करेंगे कि आप टीवाई कंप्लीट करके जॉब पे लगोगे, और बिना पढ़े आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पास हो रहे हो ना, तो वो टाइम पे इंटरव्यू में कोई नहीं बचा पाएगा। इंटरव्यू में ऐसे कोई तुक्के काम नहीं करेंगे। तो आपने बिना पढ़े 90% भी लाया ना, वो इंटरव्यू में पता चलेगा कि आप कॉपी करके या ऐसे वैसे जैसे भी आपने लाया है, और वहाँ पे वो जॉब नहीं मिलना है 90% रहेंगे तो भी, क्योंकि वो कंपनीज भी वो 90% को कोई वैल्यू नहीं देंगे, आप ये समझो। तो अपने साइड से थोड़ा पढ़ना चालू कर दो। अगर हम लोग कॉलेज में फिजिकली सामने होते हैं तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकता हूँ, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं एक लैपटॉप के सामने बैठ के बोल रहा हूँ, तो एक मेरे लिमिटेशंस होते हैं, और उसकी वजह से आप देखो कि इतना जल्दी नहीं तो एसपीएम का सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होता है। आपके साइड से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं अकेला बोलते जा रहा हूँ, इसकी वजह से ये सिलेबस इतना जल्दी ख़त्म हो रहा है हम लोगों का। और आपके साइड से वापस हम लोगों को मतलब आपके साइड से मुझे वापस कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे कुछ एक्स्ट्रा। तो अगर डिस्कशन नहीं होगा तो बहुत सारे पॉइंट्स अगर मुझे याद नहीं है, जो मुझे याद है उतने मैं बोलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ अलग से अगर एग्जाम्पल देना है तो आप मुझे पूछोगे, तो वो एग्जाम्पल की लिंक करके मैं आपको और सर्टन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो यहाँ पे मिस हो गए रहेंगे, बराबर है। या जो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन सर्टन आपको अगर समझ में नहीं आया, तो अगर हम लोग एक दो लोगों के डाउट सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें आपको और बेटर समझ में आएगा। गेटिंग ये भी होगा ना। सो इसके लिए आप खुद से थोड़ा प्रिपेयर हो, और जब मैं अगर लेक्चर में आता हूँ तो आप अपने साइड से मुझे डाउट्स पूछो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साइड से डाउट्स नहीं आएंगे, मैं ऐसे ही बोलते रहूँगा, और फिर मैं जाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर, वापस आऊँगा, वापस कुछ बोलूँगा, और लास्ट में जब आप पढ़ना चालू करोगे तब फिर एक साथ सारे डाउट्स आएंगे। एटलीस्ट आपके पास ये फैसिलिटी है कि मैंने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे, तो वो जितना हम लोगों का काम का चीज़ है वो पूरा मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला है, तो एटलीस्ट आप एग्ज़ाम के पहले वो रिवाइज़ कर सकते हो। लेकिन सारे सब्जेक्ट में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। MS टीम के ऊपर भी रहेगा, जो भी लेक्चर्स आपके होते हैं वो एक लिमिट के बाद में फिर वो डिलीट हो जाता है, सो वो भी आपको देखना है। गेटिंग क्लियर है? बोलो, डाउट है किसी को कोई? सो दुआ करो कि आपका फिजिकल एग्ज़ाम हो।
ठीक है, चलो मैं नया चैप्टर चालू नहीं कर रहा हूँ, विल टेक समटाइम्स ब्रेक, फिर मैं अटेंडेंस यहाँ पे डालता हूँ, आप अटेंडेंस भरना, स्टे ऑनलाइन जब तक मैं लेक्चर एंड ना करूँ।